एक विश्वास है, एक हौसला है। एक रिश्ता है, आपके सपनों की उड़ान। DPMI, लीडिंग पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। नमस्कार, मैं हूं नेहा माहेश्वरी। हिमालय न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे देश की राजधानी दिल्ली और NCR में घटी कुछ ऐसी घटनाएं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कुछ ऐसी वारदातें जिसकी वजह से लोगों का रिश्तों से विश्वास उठ गया। राजनीति के काले सच से आपको कराएंगे रूबरू। सबसे पहले बात करते हैं निठारी कांड के मुख्य अभियुक्त सुरेंद्र कोली की, जिसकी फांसी पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। कोली की पुनर्विचार याचिका पर अब 28 अक्टूबर को सुनवाई होगी। आपको बताते चले कि तब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कोली की फांसी पर रोक लगाई है। आइए डालते हैं इस पूरे प्रकरण पर एक नजर। दिल्ली से सटे नोएडा का निठारी कांड, इस कांड ने पूरे देश के लोगों को झकझोर कर रख दिया। इस कांड के मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोली पर बच्चों को मारकर उन्हें खाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मुकदमा चला, पहले जिला कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसके फांसी की सजा सुनाई। लेकिन एक बार फिर सुरेंद्र कोली की फांसी पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कोली की सजा पर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करने की अपील पर सुनवाई करते हुए कोली की फांसी पर 29 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। सजा पर पुनर्विचार याचिका की सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। साल 2005 से निठारी से लगातार लापता होते बच्चों के मामले से नोएडा का निठारी चर्चा में आया था। 29 दिसंबर 2006 को नोएडा पुलिस ने D5 कोठी में बच्चों के मारे जाने का खुलासा करते हुए कोठी मालिक मोनिंदर सिंह ढेर और नौकर सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार किया। कोठी से बच्चों और एक युवती के कपड़े, चप्पलें, कंकाल बरामद हुए थे। बाद में मामले की जांच CBI को सौंप दी गई। 1 मार्च 2007 को कोली का इकबालिया बयान कोर्ट में दर्ज कराया गया। कोली को 13 फरवरी 2009 को एक युवती के कत्ल के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद 2012 तक दूसरे मामले की सुनवाई चली। 24 दिसंबर 2012 को उसे हत्या के 5वें मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद कोली ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में फैसले के खिलाफ याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने भी उसकी फांसी की सजा बरकरार रखी थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी सजा बरकरार रखी। सजा पर राष्ट्रपति से दया की गुहार लगाई थी, लेकिन राष्ट्रपति ने भी दया याचिका खारिज कर दी। निठारी कांड में कोली और खंडेर के खिलाफ 19 FIR दर्ज की गई थी। CBI इनमें से 16 मामलों में चार्जशीट पेश कर चुकी है। 16 मामलों में से 5 मामलों में कोली को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। कोली के खिलाफ अभी 11 और मामले चल रहे हैं। जिन 5 मामलों में फांसी की सजा सुनाई गई है वो हैं: 13 मई 2009 को कोली और मोनिंदर को फांसी की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट में अपील किए जाने के बाद कोली की सजा बरकरार रखी गई थी, वहीं मोनिंदर को बरी कर दिया गया था। 2010 को इस कांड के दूसरे मामले में कोली को फांसी की सजा सुनाई गई। 28 सितंबर 2010 को एक अन्य मामले में फांसी की सजा। 22 दिसंबर 2010 को चौथे मामले में फांसी का फैसला। कोर्ट ने 25 दिसंबर 2012 को 5वें मामले में फांसी की सजा दी। राष्ट्रपति के जरिए कोली की फांसी की याचिका खारिज किए जाने के बाद बचाव की कोई उम्मीद नहीं है। अब डेथ वारंट भी जारी कर दिया गया है। ऐसे में कोली की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट ने क्षणिक रोक तो लगा दी है, लेकिन बचने की उम्मीद नहीं है। हिमालयन न्यूज के लिए सुनीश सहरावत की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं 16 दिसंबर 2012 को हुए निर्भया कांड की। जी हाँ, इस मामले ने दिल्ली के साथ साथ पूरे देश को हिलाकर रख दिया। चलती बस में उस बहादुर लड़के के साथ जो कुछ भी हुआ, आज तक वो लोग भुला नहीं पाए हैं। देखिए ये रिपोर्ट।
16 दिसंबर की वो काली रात शायद ही कोई भूल पाएगा। रात के 10:21 पर पीसीआर पर आई एक फोन कॉल ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस कॉल में कहा गया था कि महिपालपुर फ्लाईओवर से उतरते ही गुड़गांव से दिल्ली की तरफ जा रही सड़क पर एक लड़का और लड़की बिना कपड़ों के सड़क किनारे पर पड़े। कॉल के बाद पीसीआर वैन मौके पर पहुंचती है, लेकिन वहां का मंजर देखकर पुलिस वालों के हाथ पैर भी फूलने लगते हैं। खून से लथपथ एक लड़की और एक लड़का सड़क किनारे बेसुध पड़े जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे थे। पुलिस ने जल्दी में दोनों को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के बाद लड़के को जब होश आया तो उसने जो दर्द भरी दास्तां बयान की तो सुनने वालों की रूह कांप उठी। लड़के ने बताया कि उन दोनों ने 16 दिसंबर की रात 9:16 पर मुनीर का बस स्टैंड से द्वारका के लिए एक बस ली। बस के ड्राइवर, क्लीनर के अलावा 4 और लोग बैठे थे। उन दोनों को ये लगा कि बस में बैठे लोग उनकी तरह ही सवारी हैं, लेकिन मलाई मंदिर पार करते ही जैसे सब कुछ बदल गया। संजय टी पॉइंट से एयरपोर्ट फ्लाईओवर पर चढ़ते ही कैबिन से 3 लोग बाहर निकले और लड़की के दोस्त से पूछा, रात को लड़की लेकर कहां जा रहा है। कहासुनी के बाद लड़के की पिटाई करने लगे। लड़की और उसके दोस्त ने शोर मचाया तो लड़के को रोड से पीटा जाने लगा और उसके कपड़े उतारकर 2 सीटों के बीच में डाल दिया गया। उसके बाद बस के पिछले हिस्से में लड़की के साथ बारी बलात्कार किया गया। इस दरिंदगी के दौरान बस सड़कों पर भागती रही और सभी 6 आरोपियों ने लड़की के साथ बलात्कार ही नहीं, उसके साथ अमानवीय व्यवहार करते रहे। इतनी दरिंदगी लड़की झेल नहीं और अचेत हो गई। लड़की को अचेत देख आरोपियों को लगा कि उसने दम तोड़ दिया है। उन्होंने लड़की और उसके दोस्त को महिपालपुर के पास बस से नीचे फेंक दिया। फिर उन पर बस चढ़ाने की कोशिश की गई। लड़के ने अपने बयान में कहा कि अगर उसने लड़की को अपनी ओर ना खींचा होता तो आरोपी उस पर बस को चढ़ा देते। दरिंदगी के 13 दिन बाद इलाज के दौरान लड़की ने दम तोड़ दिया। मामले में एक आरोपी राम सिंह की जेल में ही मौत हो गई। एक नाबालिग आरोपी बाल सुधार गृह भेज दिया गया, जबकि 4 अपराधियों को निचली अदालतों ने फांसी की सजा सुनाई। निर्भया के इंसाफ के लिए पूरे देश में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन देश की उस बहादुर बेटी को बचा नहीं पाए। निर्भया तो चली गई, लेकिन उसके साथ जो हैवानियत का खेल खेला गया उसे शायद ही कोई भूल पाएगा। हिमालयन न्यूज के लिए मुनीश सहरावत की रिपोर्ट। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे जुर्म की जिसने पति पत्नी के रिश्ते को ही तार तार कर दिया। जी हाँ, बात कर रही है तंदूर कांड की, जिसमें पति ने अपनी ही पत्नी को तंदूर में जलाकर मार दिया, लेकिन फिर भी वो बच नहीं पाया। महरौली में एक ऐसी घटना घटी जिसने रिश्तों को तार तार कर दिया। इस घटना में स्थानीय कांग्रेसी विधायक सुशील शर्मा ने अपनी पत्नी नैना साहनी की गोली मारकर हत्या कर शव के टुकड़े करके तंदूर में जला दी। सुशील को लगा कि इस घटना की किसी को नहीं मिलेगी, लेकिन अपराध कैसा भी हो छुपता नहीं है। इसी रात को कूड़ा बीनने वाली एक महिला ने बदिया होटल के तंदूर से धुआं देखा तो इसकी जानकारी पुलिस को दे दी, जिसके बाद पुलिस ने वहां छापे कर नैना के शव के अवशेषों को बरामद किया। सुशील को शक था कि उसकी पत्नी, जबकि एक पायलट, उसके किसी और के साथ अवैध संबंध है, जिसकी वजह उसने इस निर्मम घटना को अंजाम दिया। उसने सुशील को पहले मौत की सजा सुनाई, लेकिन बाद में बदलकर उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। सुशील आज भी दिल्ली के तिहाड़ जेल में है। हिमालयन न्यूज के लिए मुनीश सहरावत की रिपोर्ट। जुर्म की इस फहरिस्त में एक और कांड शामिल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री आरुषि हेमराज हत्याकांड की, जिसमें एक पिता और मां ने अपनी ही बेटी और नौकर को मौत के घाट उतार दिया।
आरुषि हेमराज हत्याकांड देश का पहला ऑनर किलिंग का ऐसा मामला था जिससे देश भर के लोगों की भावनाएं जुड़ी थी। 16 मई 2008 को पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की कि हेमराज ने आरुषि की हत्या की और मौके से फरार हो गए। लेकिन अगले दिन घर की छत से हेमराज का शव मिलने के बाद शक की सुई आरुषि के पिता राजेश तलवार पर आ गई। पुलिस ने राजेश तलवार को गिरफ्तार किया और मामले की जांच शुरू कर दी। राजेश तलवार बार बार अपने बयान बदलता रहा और पुलिस को गुमराह करता रहा। 16 मई 2008 को आरुषि की हत्या के बाद उसके पिता राजेश को 23 मई 2008 को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस बार बार बयान बदलती रही और केस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था, जिसके बाद 31 मई 2008 को सीबीआई के सुपुर्द कर दिया गया। जून में राजेश तलवार के कंपाउंडर कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया गया। 10 दिन बाद तलवार के दोस्त के नौकर राजकुमार और विजय मंडल को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। सीबीआई जांच कर रही थी, लेकिन दिसंबर 2010 में आखिरकार सीबीआई थक गई और क्लोजर रिपोर्ट कहते हुए दाखिल की गई कि उसे राजेश तलवार पर ही शक है, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उसके बाद तलवार दंपति की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ कोर्ट चले गए। कोर्ट ने भी रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया और एक नाटकीय घटना में तलवार दंपति को फिर से जांच कर दिया और सीबीआई को दोबारा चलाने का आदेश दिया। फरवरी 2011 में गाजियाबाद की स्पेशल कोर्ट ने राजेश तलवार और पप्पू तलवार पर ट्रायल शुरू करने के आदेश दिए। सीबीआई कोर्ट ने अदालत में मौजूद न रहने पर तलवार दंपति के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। अप्रैल 2011 में नुपुर तलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। आखिरकार मई 2011 में कोर्ट ने राजेश तलवार और नुपुर तलवार पर हत्याकांड को अंजाम देने सबूत मिटाने का आरोप तय कर दिया। सितंबर 2011 में नुपुर तलवार को जमानत मिल गई। अप्रैल 2013 में सीबीआई के अधिकारी ने कोर्ट में कहा कि आरुषि और हेमराज की हत्या तलवार दंपति ने ही की है। सीबीआई ने कोर्ट को यह भी बताया कि आरुषि और हेमराज आपत्तिजनक अवस्था में मिले थे। 6 मई 2013 को राजेश और नुपुर के बयानों को रिकॉर्ड करने का आदेश दिया गया और फिर 27 नवंबर 2013 को तलवार दंपति को आरुषि हेमराज की हत्या के आरोप में कैद की सजा हुई। 5.5 साल बाद ही सही, लेकिन आरुषि हेमराज को इंसाफ मिल गया। ये मर्डर मिस्ट्री आज भी सुलझ नहीं पाई कि 15 मई की उस काली रात हुआ क्या था। हिमालयन न्यूज के लिए मुनीश रावत की रिपोर्ट। अब बात करते हैं गीतिका शर्मा की। जी हाँ, ये वो नाम है जिसने भारतीय राजनीति के काले सच को सबके सामने ला दिया। पेशे से एयर होस्टेस गीतिका ने 1 साल में 2 प्रमोशन पाए, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। 11 अगस्त 2012 दिल्ली के अशोक विहार इलाके में खुद का एक मामला सामने आया। पेशे से एयर होस्टेस एक लड़की ने अपने घर में पंखे से लटक कर अपनी जान दी और अपने पीछे छोड़ एक सुसाइड नोट। सुसाइड नोट में लिखा था, मैं अपनी जिंदगी इसलिए खत्म कर रही हूँ क्योंकि मैं अंदर तक तनाव से भर गई हूँ। मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। मेरी मौत के लिए अरुणा चड्ढा और गोपाल गोयल जिम्मेदार हैं। दोनों ने मेरे साथ विश्वासघात किया है और अपने के लिए मेरा दुरुपयोग किया है। पहले उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद की और अब मेरे परिवार को बर्बाद करना चाहते हैं। मेरे पिता निर्दोष आदमी हैं। अरुणा और गोपाल गोयल झूठे, चीटर और धोखेबाज हैं। वे अपने फायदे के लिए किसी के साथ भी धोखाधड़ी कर सकते हैं और उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। मैं उनको पहले भी कई बार माफ कर चुकी थी। यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। गोपाल गोयल पहले भी मुझे और मेरे परिवार को चोट पहुंचा चुका है, लेकिन उसने एक बार फिर हमारी सच्चाई और ईमानदारी का दुरुपयोग किया है। वह एक चीटर और फ्रॉड है। इस चिट्ठी में जिस गोपाल कांडा का जिक्र किया गया था वो हरियाणा लोकहित पार्टी का संयोजक और अरुणा चड्ढा उसकी सहयोगी। गोपाल कांडा को गीतिका सुसाइड केस में गिरफ्तार किया गया, लेकिन फिर उसे जमानत मिल गई। केस को कमजोर पड़ता देख गीतिका की मां ने भी सुसाइड कर लिया
और इसका जिम्मेदार भी उसने सुसाइड नोट गोपाल कांडा को ठहराया। गोपाल कांडा एक बार फिर से सलाखों के पीछे पहुंच गया, लेकिन 2 जिंदगियों के खत्म हो जाने के बाद भी आज गोपाल कांडा अब जमानत पर सलाखों से बाहर है और अपनी राजनीति चमकाने में लगा है। गीतिका शर्मा और उसकी मां तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन उसे अब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला। ऐसे में हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ मिले। हिमालयन न्यूज के लिए मुनीश सहरावत की रिपोर्ट। 29 अप्रैल 1999 को मेहरौली के एक रेस्तरां में पार्टी चल रही थी, लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ कि वो दिन दिल्ली के दामन पर दाग बनकर रह गया। जी हां, उस रात नशे में धुत मनु शर्मा ने शराब नहीं देने पर जेसिका लाल को गोलियों से भून डाला। देखिए रिपोर्ट। उनतीस अप्रैल 1999 की वो काली रात दिल्ली के मेहरौली के एक रेस्टोरेंट में समाज सेविका बीना रमानी ने एक पार्टी रखी थी। इस पार्टी में दिल्ली की जानी मानी हस्तियां पहुंची थी। पार्टी अपने शबाब पे थी, तभी कांग्रेस नेता विनोद शर्मा का बेटा मनु शर्मा अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा। रात के 2 बज चुके थे और पार्टी में शराब सर्व होना बंद हो चुकी थी। मनु शर्मा ने जेसिका लाल से शराब मांगी तो जेसिका ने उसे मना कर दिया। इस पर मनु शर्मा ने गुस्से में अपने पिस्टल से पहले हवा में एक गोली और फिर दूसरी गोली जेसिका के सिर में मार अपने दोस्तों के साथ फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले में 101 गवाह बनाए, जिसमें श्यान मुंशी व बीना रमानी प्रमुख थे। श्यान मुंशी मामले का शिकायतकर्ता बना और उसके बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन सुनवाई के दौरान मुख्य गवाह श्यान मुंशी अपने बयान से मुकर गया। कुल 33 महत्वपूर्ण गवाह अपने बयान से मुकर गए। श्यान मुंशी ने बयान दिया कि मनु शर्मा वो आदमी नहीं जिसने गोली चलाई। उसने ये भी कहा कि गोलियां एक पिस्टल से नहीं बल्कि 2 पिस्टल से चली थी। पुलिस ने दोनों कारतूसों के खोखे CFSL भेजे और वहां की रिपोर्ट में बताया गया कि दोनों गोलियां अलग अलग पिस्टल से चली थी। मामले की लंबी सुनवाई के दौरान मनु को जमानत मिल गई। पटियाला हाउस स्थित तत्कालीन ऑडिशन सेशन जज SL भयाना ने तमाम आरोपियों को बरी करते हुए पुलिस की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए। इस फैसले को पुलिस ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने बीना रमानी के बयान को अहम माना और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई, जिसके बाद मनु शर्मा की ओर से हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। उसके वकील राम जेठमलानी ने दलील दी कि पुलिस ने मनु शर्मा को इस मामले में फंसाने की कोशिश की है, जबकि असलियत यह है कि जेसिका को किसी और ने गोली मारी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मनु शर्मा की ओर से पेश दलीलों को खारिज करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। जेसिका लाल को देर से ही सही लेकिन इंसाफ आखिर मिल ही गया। मनु शर्मा को उम्र कैद की सजा मिली और वो सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी गुजार रहा है। हिमालयन न्यूज के लिए मुनीश सहरावत की रिपोर्ट। दोस्ती करने से मना कर देने का अंजाम ऐसा होगा शायद ही किसी ने सोचा होगा। जी हां, आरोपियों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक लड़की का अपहरण कर ऐसी दरिंदगी की। इस घटना को अभी भी लोग भूल नहीं पाए हैं। नौ फरवरी 2012 देश की राजधानी से एक बार फिर दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। अपनी 3 साथियों के साथ काम से लौट रही थी। इसी दौरान 3 आरोपियों ने उसका अपहरण कर उसके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने न सिर्फ उसके साथ गैंगरेप किया बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट्स पर भी रोड से हमला किया और तेजाब भी डाल दिया। युवती के शरीर पर चोट के गहरे निशान मौजूद थे। 3 दिन बाद लड़की की लाश हरियाणा के रेवाड़ी से बरामद हुई। लड़की का कसूर बस इतना था कि उसने आरोपी लड़के से दोस्ती करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से उस दरिंदे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस दरिंदगी को अंजाम दिया। पुलिस ने इस प्रकरण में 49 गवाह पेश किए, जिनकी गवाहियों के आधार पर
अदालत ने तीनों आरोपियों रवि कुमार, राहुल और विनोद को धारा 363, 376(2) जी और 302 के तहत अपहरण, गैंगरेप और हत्या के आरोप में सजाए मौत सुनाई। निचली अदालत ने सजा तो सुना दी, लेकिन अब भी उस लड़की को पूरा इंसाफ नहीं मिल पाया। पीड़ित के परिजनों को तो उस दिन का इंतजार है जब दरिंदों को फांसी पर लटकाया जाएगा। हिमालयन न्यूज़ के लिए मुनीश सहरावत की रिपोर्ट। ये थी कुछ ऐसी वारदातें जिसने हमें, आपको और सभी को हिला कर रख दिया। कुछ और वारदातों के साथ और उनसे जुड़ी सच्चाइयों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। एक विश्वास है, एक हौसला है, एक रिश्ता है। आपके सपनों की उड़ान DPMI, लीडिंग पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया।